हेलो गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। आप लोगों का जो है रेस ऑफ सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का जो है तीसरा पार्ट लेकर हाजिर हूं। जो हमने पहले दो वीडियो में अनुच्छेद के 100 से लेकर 200 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में आप लोगों को बता दिया है, जिससे संबंधित जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर जो आप एक भारत के नागरिक हैं तो संविधान के अनुच्छेद के बारे में ऐसे भी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। ये संविधान जो है सभी नागरिकों के लिए है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर पढ़ा लिखा नहीं हो। इसलिए ये जो अनुच्छेद मेरा सीरीज चल रहा है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो ये केवल स्टूडेंटों के लिए, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए नहीं, बल्कि उस भारतीय जिम्मेदार एवं हकदार और जागरूक नागरिकों के लिए भी है जो भारत में रह रहे हैं और भारत के संविधान के अनुसार चल रहे हैं। तो उनको जो है भारत के संविधान के बारे में कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए कि उनका जो है कर्तव्य क्या बनता है, उनको जो है कौन कौन सी जो है मौलिक अधिकार है और कौन कौन सा जो है संवैधानिक अधिकार है, और उनका जो है क्या मूल कर्तव्य बनता है, धारा क्या है, किस धारा में क्या है, और किस धारा में किस चीज़ का सज़ा का प्रावधान है, और किस अनुच्छेद में किस चीज़ का जो है क्या क्या चीज़ का किसके बारे में प्रावधान है। तो ये जो है भारत के कानून एवं नियम के बारे में उन लोगों को भी जानकारी होना चाहिए, और पढ़ने वाले छात्रों के लिए तो ये अमृत के समान है। इसके बिना कोई एग्ज़ाम हो जाए ऐसा संभव ही नहीं। प्रत्येक एग्ज़ाम में अनुच्छेद से जो है प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आइए हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के तीसरा सीरीज को जो है शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। उसके बाद अनुच्छेद 204 देखिए, 204 में है विनियोग विधेयक। उसके बाद अगले अनुच्छेद को देखिए, अनुच्छेद 206 भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 206 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। उसके बाद अनुच्छेद 207 देखिए, इसमें है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। उसके बाद अगले अनुच्छेद को देखिए, अगला अनुच्छेद है 209। 209 भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 209 जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें उल्लेख है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। उसके बाद अनुच्छेद 210 देखिए, 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। उसके बाद अगला देखिए अध्याय 4 है। अध्याय 4 में है राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की जो है क्या क्या शक्तियां होती हैं। इसमें देखिए अनुच्छेद 213 जो इम्पोर्टेंट है, विधानमंडल के स्त्री विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति। जो है विधानमंडल के सापेक्ष जो है राज्यपाल की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति होता है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति होता है अनुच्छेद 123 के तहत। उसके बाद चलिए अगला हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं। अगला देखिए अध्याय 5 आ गया, राज्यों के उच्च न्यायालय। तो अब जो है अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। तो देखिए अनुच्छेद 214 में है राज्यों के उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होगा। यह जो है अनुच्छेद 214 में है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला देखिए
215 अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। उसके बाद अनुच्छेद 216 भी जो है इम्पोर्टेंट है, उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालय का जो है गठन होगा प्रत्येक राज्य में, तो इसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 216 में है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 214 में जो है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, संविधान में दिया हुआ है, लेकिन 216 के तहत जो है उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है, यानी बनवाया जाता है, और उसमें जो है जज और वकीलों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 217 देखिए, 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं तो जो है उसकी नियुक्ति और पद की शर्तें हैं अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय में, यानी जजों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 218 देखिए, अनुच्छेद 218 में है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना। उसके बाद अनुच्छेद 219 देखिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उसके बाद अनुच्छेद 221 देखिए, इसमें जो है न्यायाधीशों को जो वेतन दिया जाता है उसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 221 में है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 222 भी इम्पोर्टेंट है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, यानी कोई भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी दूसरे उच्च न्यायालय में जो है भेजने की जो है शर्तें अनुच्छेद 222 में है। भेजा जा सकता है, वैसा जो है परिस्थिति आने के बाद के बारे में मतलब जानकारी मिल जाए कि ये जो है यहाँ के जो केस लड़ने वाले हैं उससे जो है मिले हुए हैं, इनका कोई रिश्ता है, तो ये केस कोई जो है ये बढ़िया से हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है ट्रांसफ़र कर सकता है वहाँ के राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 223 में है, अनुच्छेद 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 224 देखिए, 224 भी इम्पोर्टेंट है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 224 में है, और उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी अनुच्छेद 224 में है। उसके बाद अनुच्छेद 225 में देखिए है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। उसके बाद 226 सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 226 में निरसन जो है 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो ये जो है याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। उसके बाद अनुच्छेद 228 देखिए, अनुच्छेद 228 में है, अनुच्छेद 228 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण करना। अब कुछ मामले ऐसे होते हैं जो उच्च न्यायालय में सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाता है अनुच्छेद 228 के तहत, या फिर कुछ सर्वोच्च न्यायालय में वैसे केस हैं जिसका हैंडल नहीं हो पाता है, वैसा मतलब छोटा मोटा केस रहता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर जो है ध्यान नहीं दे पाता है, तो उसको जो है ज़्यादा दिन हो जाने के बाद फिर उच्च न्यायालय में ही भेज दिया जाता है। वहाँ के संबंधी जहाँ का जो है केस मर्डर या फिर जो कांड हुआ
जो भी कांड होता है, जहाँ से संबंधित स्थान होता है, वहीं के उच्च न्यायालय को ट्रांसफ़र कर देता है, अंतरण कर देता है। फिर वही जो है उच्च न्यायालय जो है उसके केस को देखता है और उसको हैंडल करता है और उचित कार्रवाई करता है। तो यह जो है मामलों का जो है उच्च न्यायालय को अंतरण जो है अनुच्छेद 228 में है। उसके बाद अनुच्छेद 231 भी देखिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 231, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। दो या दो से अधिक राज्य होगा, उसका एक ही उच्च न्यायालय होगा। उसके बाद अध्याय 4 है, अध्याय 6 है। अध्याय 6 में है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो यहाँ जो ये प्रखंड जिला लेवल पर जो होता है, जिला में जो जिला में जो कोर्ट होता है और वहाँ का जो कारावास होता है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। जिला लेवल का, जिला स्तर का जो कोर्ट होता है, कचहरी होता है और जेल होता है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 233 के तहत किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 234 में है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। उसके बाद अनुच्छेद 235 में है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। उसके बाद देखिए भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खो के राज्य अनुच्छेद का विवरण है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 239 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। उसके बाद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन। उसके बाद अनुच्छेद 239 दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। दिल्ली के संबंध में जो विशेष उपबंध अनुच्छेद 239 में है, याद रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 239 में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, ये भी 239 में है। उसके बाद विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति भी अनुच्छेद 239 में है। उसके बाद अनुच्छेद 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। उसके बाद अनुच्छेद 241 में देखिए जो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, यानी जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 241 में है और 242 में निरसन है। भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 में पंचायत है। उसके बाद भाग 9 में जो है पंचायत है। अनुच्छेद 243 में जो है पंचायत की परिभाषा है और अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा है और पंचायतों का गठन भी है, यानी ग्राम पंचायत की परिभाषा, ग्राम सभा और पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 243 में है। उसके बाद अगला देखिए
उसके बाद पंचायतों की संरचना है। पंचायतों की संरचना है, स्थानों का आरक्षण है। उसके बाद 243 में पंचायतों की अवधि आदि है। उसके बाद 243 में सदस्यता के लिए निहरताएँ हैं। 243 में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ हैं। वित्तीय स्थिति के पूर्वाविलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन है। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा है। पंचायतों के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। उसके बाद अनुच्छेद 243 में ही निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। अगला देखिए भाग 9 के क में है नगर पालिकाएँ हैं। अब जो है नगर पालिकाएँ से संबंधित जो है अनुच्छेद है 243 में ही नगर पालिका की परिभाषा है। उसके बाद नगर पालिकाओं का गठन है। उसके बाद नगर पालिकाओं की संरचना है, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना जो है। नगर पालिका में जो वार्ड सदस्य चुना जाता है उसका गठन, चुनाव जो है किस तरह से नियुक्ति की जाएगी उसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 243 में ही है। इस तरह से अनुच्छेद 243 में जो है काफ़ी कुछ है, बहुत चीज़ों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 243 में है। यानी उसमें जो है ग्राम पंचायत और नगर पालिका से संबंधित टोटल जो है संबंधित जितने भी कार्य हैं सभी जो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आते हैं। स्थानों का आरक्षण है, नगर पालिकाओं की अवधि आदि है, सदस्यता के लिए निहरताएँ हैं, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है, नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी विधियाँ हैं। अनुच्छेद 243 में वित्त आयोग भी है। अनुच्छेद 243 में वित्त आयोग है। उसके बाद अनुच्छेद 243 में ही नगर पालिकाओं के निर्वाचन है, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना है, महानगर योजना के लिए समिति है, विद्यमान विधियों नगर पालिकाओं को बना रहना है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायाधीशों के हस्तक्षेप का वर्जन है। उसके बाद अनुच्छेद भाग 10 में देखिए, भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित भाग 10 में है। तो इससे देखिए 244 जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। उसके बाद 244 के क में है असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल की मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। उसके बाद आगे देखिए, आगे भाग 11 में है। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है। तो अध्याय 1 में पहले देखिए किस विधायी संबंध और विधायी शक्तियों का वितरण अनुच्छेद वितरण से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 247 इम्पोर्टेंट है, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति है।
अनुच्छेद 249 देखिए, अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है। और 250 भी इम्पोर्टेंट है। यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि है। अनुच्छेद 251 में देखिए, संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधायी और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति है। इसमें देखिए 201 से लेकर 300 तक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जिसमें हम टिक लगा रहे हैं उसको खास करके याद रखिए, ये आप लोगों के होने वाले एग्जामों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अनुच्छेद 252 देखिए, ये सब जो है बीपीएससी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी लेवल का, उसमें जो है अधीनस्थ सेवा के लिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। दो या दो अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्यों द्वारा अंगीकार किया जाना है। उसके बाद अध्याय 2 में देखिए, अध्याय 2 में क्या है, अनुच्छेद 256 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राज्यों की ओर संघ की बाध्यता है। उसके बाद अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। उसके बाद 258 में है कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि संघ की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 260 में है भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता है। उसके बाद अनुच्छेद 261 में है सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ, जल संबंधी विवाद और अनुच्छेद विवरण, जो तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच जो है नदी विवाद है उसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 261 में है। उसके बाद अगला देखिए, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, राज्यों के बीच समन्वय, अनुच्छेद वितरण। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध ऊपर। उसके बाद भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। उसके बाद अनुच्छेद 266 में है भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखें। और अनुच्छेद 267 भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आकस्मिक निधि के बारे में उल्लेख किया गया है, बताया गया है, जो संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का जो वितरण, अनुच्छेद विवरण जो है, जो भी राजस्व मतलब प्रधानमंत्री के तरफ से आता है तो जो है वह राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच जो है वितरण किया जाता है, उसका जो है अनुच्छेद 267 में विवरण किया गया है, किस राज्य को जो है कितना राजस्व जो है दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 268
में देखिए संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क हैं। अनुच्छेद 269 में देखिए, अनुच्छेद 269 में है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं। उसके बाद अनुच्छेद 274 है ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा है। अनुच्छेद 276 में है वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर है। उसके बाद अनुच्छेद 280 वेरी इंपॉर्टेंट है वित्त आयोग का जो है गठन अनुच्छेद 280 में है। उसके बाद अनुच्छेद 282 है 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय है खर्च है। उसके बाद लोक सेवकों न्यायालयों द्वारा प्राप्त बाध्यकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा है। उसके बाद अनुच्छेद 285 भी देखिए इम्पोर्टेंट है संघ और संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट जो दिया जाता है अनुच्छेद 285 के तहत। उसके बाद आगे देखिए अनुच्छेद 286 में है माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन है। और अनुच्छेद 286 में विद्युत पर करों से छूट है। विद्युत में जो है कर नहीं लिया जाता है। बिजली जो हम लोग को मिलता है उसमें जो है कर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। जो बिजली का खर्च होता है लागत बस वही हमसे वसूल किया जाता है सरकार के द्वारा। उसके बाद अनुच्छेद 288 देखिए अनुच्छेद 288 है जल विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। उसके बाद अनुच्छेद 289 में है राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधान से छूट। उसके बाद अनुच्छेद 290 में है कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। व्यय जो पेंशन मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। अध्याय 2 में है उधार लेना। तो अनुच्छेद 292 में जो है भारत सरकार द्वारा उधार लेना। भारत सरकार जो है बड़े कार्यों के लिए जो है अपना आरबीआई जो सबसे बड़ा बैंक होता है भारतीय रिजर्व बैंक उससे जो है कर्ज के रूप में लेता है या फिर वर्ल्ड बैंक जो होता है उससे जो है उधार के रूप में लेता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। फिर उसको जो है इंटरेस्ट ब्याज समेत जो है उसको लौटाया जाता है या फिर और अनुच्छेद 293 में राज्यों के द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 292 के तहत भारत सरकार जो है उधार लेता है आरबीआई से और अनुच्छेद 293 के तहत जो है राज्य सरकार जो है उधार लेता है आरबीआई से भारतीय रिजर्व बैंक से। उसके बाद अध्याय 3 में संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व बाध्यताएं और वाद। तो अनुच्छेद 294 देखिए 294 में है कुछ दशाओं में संपत्ति अस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 296 में देखिए राजगामी या
व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति, वैसे संपत्ति जो किसी राजा का है और जिसका वो राजा मर गया, उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई संतान नहीं रहने के कारण वह जो है उसका संपत्ति जब लावारिस हो जाता है तो वैसे संपत्ति पर जो है सरकार का अधिकार होता है। वह जो है सरकार जो है जब्त कर लेता है, उसको अपने अंडर में ले लेता है। तो उसका जो है अनुच्छेद 296 के तहत प्रावधान है कि वैसे ज़मीन जायदाद जिसका कोई मालिक नहीं है वो जो है भारत सरकार का होगा, अनुच्छेद 296 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 298 देखिए, अनुच्छेद 298 में व्यापार करने आदि की शक्ति है। और यहाँ पर 297 भी देख लीजिए, राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति क्षेत्रों का संग में निहित होना। यह जो है समुद्र और महासागरों में जो कीमती मूल्यवान चीज़ रहता है या फिर धरती के अंदर से जो भी मूल्यवान चीज़ निकलता है उस पर जो है सरकार का ही अधिकार होता है। तो वह जो है अनुच्छेद 297 के तहत उस पर जो है सरकार का अधिकार हो जाता है। तो इसी पर बोला जाता है कि जब कहीं से जब दारू जब निकलता है तो बोलता है किसका है, मेरा नहीं है, किसी जनता का है। तो जनता को पकड़ने के लिए जो है दिन रात एक कर देता है, ढूंढता है और उसको जो है पकड़ के जेल में बंद कर देता है। वहीं से अगर जो तेल या फिर किरासन तेल या फिर डीजल निकल जाता है तो वही जो सरकार कहता है ये हमर है, ये मेरा है, इसको कोई नहीं ले सकता है, ये इस पर जो है सरकार का अधिकार है। और सरकार तुरंत एकदम अपना जो है फोर्स भेज के तुरंत चारों तरफ बाउंड्री मार के उसको हथिया लेता है कि यह मेरा है, पर सरकार का अधिकार है। और वहाँ पर जो भी घर दुकान जो भी बनाए हुए रहता है उसको वहाँ से हटवा के उसको जो है कुछ थोड़ा बहुत रुपया पैसा दे देता है, जाओ दूसरे जगह कहीं खरीद लेना, और उस पर जो है सरकार का अधिकार हो जाता है। तो ये 297 अनुच्छेद के तहत है। उसके बाद 299 में संविदाएँ हैं, अनुच्छेद 299 में संविदाएँ हैं। उसके बाद अनुच्छेद 300 में वाद और कार्रवाइयाँ, यानी बोलने की और करने की जो है शक्ति अनुच्छेद 300 में है। बोलने और कुछ काम करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 में है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 201 से लेकर 300 तक जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जो है आप लोगों को टिक करके बताया, जो आप लोगों के होने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमने ये भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का तीसरा पार्ट जो है ख़त्म कर दिया है। तो अब बाकी बच गया है अनुच्छेद 301 से लेकर 395 तक, जो अगला पार्ट चौथे पार्ट में हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और 2-4 दोस्तों में शेयर भी करें जिससे अधिक से अधिक लोग इसको देखें और उसको जो है फ़ायदा मिले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे अधिक से अधिक बारिश हो और हमारा जो है गांव या शहर का जो जल स्तर बहुत नीचे चला गया है वह जो है लेवल में आ जाए, ताकि सभी जीव जंतु जो है जल के कारण जो है उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कत नहीं हो। यानी एक तरह से जल ही जीवन है, जल के बिना रहना कोई भी जीव के लिए संभव नहीं है। इसलिए जल को बचाइए और अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और जल स्तर को बढ़ाइए। यही आप लोगों से एक छोटी सी विनती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।